हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए, कल हम जो लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, हमने पढ़ा था ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। जब हम ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल करते हैं तो वो कैसे था। पहला एग्जांपल, अभी हम इसमें पहली कंडीशन पढ़ रहे थे, ब्रोमिनेशन। तो मैंने आपको समझाया था, अगर हम, यहाँ ध्यान दो जरा, अगर हम फिनोल का ब्रोमिनेशन करते हैं, अगर हम फिनोल का ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं इन CH2, तो क्या कंडीशन आती है, या तो Br ऑर्थो पे आता है या पैरा पे आता है। क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे। तो Br कहाँ होता है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, पैरा वाला। फिर हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी इसमें, अगर ये रिएक्शन हम फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2O की प्रेजेंस में, क्या होता है, यहां देख लीजिए। अब क्या होगा, ऐसे केस में आपको याद रखना है, तीनों जगह Br आ जाएगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पर। अब आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। अब आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, तीनों जगह Br क्यों आता है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना था, इसे हमें समझना था। तो इसका एक्सप्लेनेशन अब हमें लिखना भी है और समझना भी है। देखो होता क्या है, एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करें, जब हम फिनोल को वाटर में लेते हैं तो फिनोल एक एसिड भी है, ध्यान सुनिए। जब फिनोल को हम वाटर में लेते हैं तो फिनोल एक एसिड भी है, और एसिड क्या है, वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एच आयन रिलीज करता है और फिनोक्साइड आयन बनाता है, ये एच आयन रिलीज करता है और फिनोक्साइड आयन बनाता है। उस एच आयन को वाटर एक्सेप्ट करता है, वाटर यहाँ बेस की तरीके से काम करता है। तो याद रखना है आपको, फिनोल इन वाटर एक्ट्स एज एन एसिड और कन्वर्ट इनटू फिनोक्साइड आयन। और ये जो फिनोक्साइड आयन होता है, इसमें ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव। और निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये बेंजीन रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ने से तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, बस ये है। लेकिन अगर हम CH2 में करते हैं, जब फिनोल की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड इज ए नॉन पोलर सोलवेंट, इट इज ए नॉन पोलर सोलवेंट, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं, तो यहाँ ये डिसोसिएट नहीं होता। और जब ये डिसोसिएट नहीं होता तो यहाँ हमारे पास सिर्फ OH होता है, और OH बेंजीन रिंग को कम इलेक्ट्रॉन देता है। तो OH बेंजीन को कम इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि फिनोक्साइड O निगेटिव ज्यादा देता है। तो इसमें तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ और इसमें सिर्फ एक जगह। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, पैरा। क्यों होता है, क्राउडिंग की वजह से, क्योंकि ऑर्थो पे क्राउडिंग है, तो अटैक कहाँ होता है, पैरा में। तो ये हमें लिखना था, लिखे सभी बच्चे, समझ में तो आ गया। कल हमने ये कंडीशन कर ली थी, अब हमें इसे लिखना, लिखे जाओ। एक्सप्लेनेशन में लिखिए, इन एक्वस सॉल्यूशन, in aqueous solution, phenol ionize to form phenoxide ion. In aqueous solution, phenol ionize to form phenoxide ion. Phenol ionize to form phenoxide ion. आगे लिखिए, स्टॉप कर गए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनोक्साइड आयन, ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनोक्साइड आयन, oxygen atom of phenoxide ion donate electron to the benzene ring, donate electron to the benzene ring
टू ए लार्ज एक्सटेंट, टू ए लार्ज एक्सटेंट, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में देता है, टू ए लार्ज एक्सटेंट, फुल स्टॉप। एज ए रिजल्ट बेंजीन रिंग, as a result benzene ring becomes highly activated, as a result comma benzene ring becomes highly activated and hence tri substitution occurs, and hence tri substitution occurs, and hence tri substitution occurs, यानी कि तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये ध्यान, तो समझ में आ गया? बोलो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि फिनोल जो है वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये चायन देकर फिनोक्साइड आयन बनाएगा, और फिनोक्साइड आयन में जो O पे निगेटिव है, ये बेंजीन रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ से, in non-polar solvent like CH2, in non-polar solvent like CH2, in non-polar solvent like CH2, comma phenol is not ionized, phenol is not ionized, यानी कि फिनोल आयनाइज नहीं होता, तो क्या होगा हमारे पास वहां सिर्फ OH। आगे लिख सकते हो फुल स्टॉप बोल के, एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, oxygen of OH group, OH group donate electrons, donate electrons to the benzene ring, donate electrons to the benzene ring only to a small extent, only to a small extent, ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन इसको देता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज नहीं, ये निगेटिव वाला था, निगेटिव वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि निगेटिव वाला आप जानते हो एनायन कहते हैं, और एनायन क्या होता है, बिगर इन साइज, उस बेस पर। आगे लिखिए, कॉन्सिक्वेंटली, आगे लिखिए, कॉन्सिक्वेंटली, consequently, comma, the ring is activated only slightly, consequently, comma, the ring is activated only slightly, only slightly, and hence only mono substitution occurs, only slightly, and hence only mono substitution occurs, यानी कि केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है और कुछ नहीं। आगे लिखिए फुल स्टॉप करके, फर्दर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, फर्दर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि क्राउडिंग की वजह से क्या होता है भाई, बोलो, क्राउडिंग की वजह से प्रोडक्ट कौन होगा मेजर, पैरा वाला, तो ये लिखना है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजिशन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन, comma, para product is
मेजर प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया भाई, बोलो। अब अगर आपसे ये प्रॉब्लम पूछी जाए, कर सकते हो कि तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन था, उसमें O पे निगेटिव था इस वजह से, और इसमें एक जगह प्रोडक्ट क्यों मिला, क्योंकि OH था, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट है इसके बाद बी पार्ट इसका, जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, नाइट्रेशन। लिखिए बजा, नाइट्रेशन की अगर हम बात करें, नाइट्रेशन में क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दो जरा। अगर हम फिनोल की रिएक्शन, यहां ध्यान देना जरा, फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करते हैं, क्या बनता है, ऑर्थो और पैरा पर NO2 आ जाता है। ऑर्थो और पैरा पर NO2 आ जाता है, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाता है अगर डाइल्यूट से। अब मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, अभी आपने पढ़ा पैरा वाला, लेकिन यहां ऑर्थो वाला होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है, अभी मैं अलग से लिखा भी दूं, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। देखो एक बात ध्यान से सुनना सभी बच्चे, हमेशा पैरा वाला मेजर होता है, लेकिन अगर कहीं ऑर्थो वाला मेजर होता है तब होता है जब वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहां इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनता है, उसकी वजह से मैं अलग से एक पॉइंट बना के लिखा हूं। फिलहाल आप ऐसे लिख लीजिए, ये मेजर है, ये माइनर। तो फिनोल की जब डाइल्यूट HNO3 से हमने रिएक्शन करा, अब कंडीशन आती है अगर फिनोल की कंसंट्रेट से करा दें, जब फिनोल की हम कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराते, क्या बनता है, तब बनता है पिक्रिक एसिड, तीनों जगह NO2 आ जाता है। अब ये बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसे शॉर्ट में आप TNP भी बोल देते हो, और इसका एक नाम और भी है, इसे हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। पिक्रिक एसिड एक एक्सप्लोसिव है। जब कहीं बहुत ज्यादा आइस वगैरह किसी हिल वगैरह पे जम जाता है और उस हिल की सफाई करनी होती है, तो वहां आइस को कैसे हटाएं, तो मशीन वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ इस टाइप के एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं, और आइस क्रैक हो जाती है, क्रैक होने के बाद कुछ फ्लो हो जाती है और कुछ हटा दी जाती है। तो ये कहीं भी हिल वगैरह से किसी रास्ते में बहुत ज़्यादा आइस है, तो वहाँ इस टाइप से भी इनका यूज किया जाता है। तो ये एक एक्सप्लोसिव है पिक्रिक एसिड, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ दो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, सबसे पहला तो ये ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों है, या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मोर स्टेबल क्यों है, एक तो ये रीजन। फिर दूसरा, जब हमने डाइल्यूट HNO3 लिया तो ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बना, जब हमने कंसंट्रेट लिया तो तीनों जगह क्यों हुआ, ऐसा क्यों। तो यहां आसान सी कंडीशन है, दोनों एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे वो हमें समझ में। पहले आप इसे नोट करो, हो चुका, लिख लिया, लिखिए जरा इसके जो मैं एक्सप्लेनेशन, ये दो तीन, एक तो ऑर्थो नाइट्रो वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों है ये हमें लिखना है। हो गया भाई, ये पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल और TNP, ये आपको बताया, तीन नाम है, शॉर्ट में TNP लिख देते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एक एक्सप्लोसिव है। हो चुका, सुनिए भाई, सबसे पहला पॉइंट हम बना के इससे रिलेटेड लिख लें, सुनिए जरा क्या है। पहला तो यह है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सुन लीजिए भाई, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मोर स्टेबल होता है पैरा से, ऐसा क्यों, तो इसका रीजन होता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। होता यह है कि ये जो OH है और यहाँ बराबर में NO2 है,
इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनता है, ये ध्यान रखें। इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये H इस O के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की वजह से, या बॉन्डिंग भी बोल सकते हो, उससे कुछ। तो इसका स्टेटमेंट पूरा लिखिए, जो मैं लिखा रहा हूं लिखिए। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टेबल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट orthonitrophenol is more stable and major product due to formation of, या due to presence of, ऐसे लिखो, due to presence of intramolecular hydrogen bonding in it. Due to presence of intramolecular hydrogen bond, due to presence of intramolecular hydrogen bonding in it, बना लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ये पॉइंट पीछे वाला रिपीट कर दूं। आपने आरटीआर पढ़ी थी, कोल्बे रिएक्शन पढ़ी थी, आरटीआर और कोल्बे रिएक्शन पढ़ी थी। कुछ बच्चों को याद होंगी जिन्होंने इन्हें याद किया हो। तो उनमें आपने देखा था, जब मैं कोल्बे रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखा रहा था, उसमें मैंने बोला था कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द मेजर प्रोडक्ट। क्यों बोला था? वहां भी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड था। अगर मैं उसका प्रोडक्ट देखूं तो वहां भी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड था, ये OH था, C डबल बॉन्ड OH, यहां भी H बॉन्ड था। फिर हमने पढ़ा था आरटीआर में सैलिसल्डिहाइड बना था, वो भी ऑर्थो पे था। तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट केवल एक केस में मेजर हो सकता है, अगर वहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, वरना हमेशा पैरा वाला हो। तो यहां ये मेजर क्यों है बोलो? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की वजह से। ये डायग्राम बना लो अपनी नॉलेज की। अब दूसरा पॉइंट, अभी मैंने आपसे क्या बताया कि यहां ऐसा क्यों हुआ। भाई अभी आपने देखा डाइल्यूट लिया तो केवल एक जगह NO2 आया, चाहे ऑर्थो पे लगाइए या पैरा पे लगाइए। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेट HNO3 ली तो दोनों जगह, तीनों जगह NO2 आया। ऐसा क्यों हुआ? तो यहां किसी और चीज का डिफरेंस नहीं है। सुन लीजिए कि यहां आप ये कहो कि यहां वाटर है या नहीं है, सर, यहां रोल है इलेक्ट्रोफाइल का। कंसंट्रेट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा होता है, और जब इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा होगा तो क्या होगा बोलो भाई? इलेक्ट्रोफाइल अगर ज्यादा होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अटैक भी ज्यादा करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल होता है या नाइट्रोनियम आयन, तो यहाँ नाइट्रोनियम आयन ज्यादा होता है कंसंट्रेट में, इस वजह से अटैक दोनों जगह होता, तीनों जगह होता है। तो लिखिए बी पॉइंट में, इन केस ऑफ कंसंट्रेट HNO3, लिख लो जरा, बी पॉइंट है। इन केस ऑफ कंसंट्रेट HNO3, in case of concentrate HNO3, comma, quantity of electrophile ब्रैकेट में लिखो NO2 पॉजिटिव, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ब्रैकेट में लिखना NO2 पॉजिटिव इज लार्ज, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती। देयरफॉर ट्राई सब्स्टिट्यूशन अकर, देयरफॉर ट्राई सब्स्टिट्यूशन अकर, यानी कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, ये आपको ध्यान, रेशियो ज्यादा होने की वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, ये हमें याद। बोलो सुनो, अब जरा सभी बच्चे ध्यान से समझे, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब यहां एक और प्रॉब्लम आती है। ये जो मेथड हमने सीखा पिक्रिक एसिड को, बोलो ये तो क्लियर हो गया, डाइल्यूट कंसंट्रेट का रोल।
लेकिन कोई पूछेगा नहीं, जरूरत नहीं, वो ब्रोमिनेशन वाला आ सकता है, वो मैंने आपको वो भी लिखा दिया। अब एक यहाँ प्रॉब्लम आती है, जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन से पिक्रिक एसिड बनता है। अब आपसे पूछा जाता है ये मेथड बेस्ट मेथड नहीं है, आजकल इसको हमने रिप्लेस कर, क्यों किया? रीजन सुन लीजिए। एक्सप्लोसिव का मतलब तो जानते होंगे सभी बच्चे, इसे कहते हैं एक्सप्लोसिव। कोई भी ऐसा केमिकल, ये जरूरी नहीं सुन, कोई भी ऐसा केमिकल जिसमें हल्की सी चोट लग जाए, यानी कि उसे हीट करें, किसी भी चीज से हल्की सी भी चोट लग जाए, या कुछ टेम्परेचर मिलने से, कुछ टेम्परेचर, बहुत ज्यादा नहीं कि वहां आग लगे तब वो फटेगा, नहीं, बहुत ही हल्का सा टेम्परेचर मिल जाए या हल्की सी चोट लग जाए, दोनों कंडीशन में ये कह सकते हैं कि एक्सप्लोड होता है, फट जाता है, उसको एक्सप्लोसिव कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम पीएनपी को लैब में बनाते हैं तो ये फिनोल पर जब कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन कराई जाती है तो ये हीटिंग प्रोसेस से होती है। अब क्योंकि इसे हीट कर रहे हैं और बना एक्सप्लोसिव रहे हैं, तो यानी कि बनते बनते कभी कभी ये खुद ब्लास्ट हो जाता है। जैसे बना, क्योंकि प्रोसेस में क्या यूज कर रहे हैं बोलो, हीटिंग, तो जैसे ये बनेगा बनते हुए उसी टाइम ब्लास्ट हो जाता है, वही कंटेनर फट जाता है। तो इसे सेफ कंडीशन में कैसे बनाते हैं, तो एनसीईआरटी में जो लिखा है मैं वही चीज लिखा रहा हूं कि आजकल हम इसे डायरेक्ट नहीं बनाते, कि हम पहले इसका सल्फोनेशन करते हैं फिनोल का, और सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव बन जाते हैं, और फिर नाइट्रेशन करते हैं। वो प्रोसेस इन कंपेयर टू दिस मेथड सेफ होता है, उसमें ब्लास्ट होने के चांस कम होते हैं इसे बनाते हैं। तो ये आपको अलग से लिखा रहा हूं क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे कि आजकल पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो इस मेथड से नहीं बनाते, कैसे बनाते हैं लिखिए जरा, सी पार्ट, ध्यान दो जरा, एक मिनट सुनो। अब इसका सी पॉइंट लिख लो। Nowadays पिक्रिक एसिड, लिखो भाई भोजन। Nowadays picric acid is prepared by, nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with, पहले किससे कराएंगे, फर्स्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, फर्स्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 and then with concentrate HNO3। समझ में आ गया भाई? कैसे बना रहे हैं आजकल, डायरेक्ट नहीं बना रहे, पहले सल्फोनेशन करो और फिर नाइट्रेशन करो, ये थोड़ा सेफ मेथड होता है। आपको लगेगा ये ऐसा भी करते हैं कि केमिकल बनते हुए एक्सप्लोड हो जाते हैं। देखो, अगर फ्यूचर में आप में से कोई ग्रेजुएशन वगैरह में या पीजी में केमिस्ट्री होगी किसी के पास और लैब में जाओगे, तो वहां आप जब नाइट्रेशन प्रोसेस करते हो, जैसे हमने एमएससी में किया था, तो हमें नाइट्रेशन प्रोसेस करते थे, विंटर सीजन था, टेम्परेचर आपको पता है 4-5 डिग्री चलता है, उसमें हम आइस यूज करते थे, एक पोट के अंदर आइस रखते थे, फिर उसमें बीकर रखते थे, फिर उसमें बेंजीन डालते थे। और आप खुद सोचिए, जब बेंजीन लिक्विड है, आइस के अंदर हमने उस बीकर को रखा है, और फिर जैसे ही हम ये नाइट्रेटिंग एजेंट डालते थे उसमें, तो वो बिल्कुल चिल्ड रहता था वो सोल्यूशन। लेकिन जैसे ही नाइट्रेटिंग एजेंट डालते थे सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3, उसमें वो बॉयल होने लगता था, कभी कभी तो बाहर निकल जाता था। यानी कि देखो, ना गर्म किया ना कुछ किया, तो इतनी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है नाइट्रेशन। तो ये कंडीशन ही आती है, तो इसे बनाना भी बहुत ज्यादा टिपिकल काम है। नॉर्मल कंडीशन में कुछ स्पेशल सेफ्टी से ये एक्सप्लोसिव बनाए जाते। अगर कोई नॉर्मल कंडीशन में बहुत सा सोचे कि लाओ हम भी क्या ले, फिनोल ही तो लेना, फिनोल ले लिया और लैब में नाइट्रिक एसिड मिल गया, पता चला हमने डाला वो
एक्सप्लोड वहीं हो गया, पता चला हम ही पहले शिकार हो गया उसके। तो इतना आसान नहीं होता वो, उसमें सॉल्यूशन ऐसा लगता था जैसे हमने पता नहीं कितनी देर से गर्म कर रखा है इसे, सिर्फ केमिकल डालते ही इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो बहुत ही हाईली प्रोसेस होती है, ये ध्यान रखना। तो ऐसी कभी गलती मत करना, कभी आप पता चले कि कोई लैब में जाके सोचने लगे फिनोल कहीं मिल जाए और नाइट्रिक एसिड मिल जाए, लाओ आज एक्सप्लोसिव ही बना ले, तो ऐसे गलती मत कर। हाँ भाई, रिएक्शन लिखिए भाई, रिएक्शन लिखो जो अभी मैंने लिखा है। फिनोल की रिएक्शन कराते हैं, पहले कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्या बनेगा अभी बताया आप। ऑर्थो और पैरा पर SO3H ग्रुप आ जाएगा सल्फोनेशन से। ध्यान से सुन लो भाई, मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला ही होता है इसमें। कोई बच्चा बता सकता है ये मेजर क्यों है भाई? हमेशा सुनते रहो जरा, मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए पैरा वाला, लेकिन यहां ऑर्थो का। तो क्यों है अभी मैंने एक्सप्लेनेशन सबके लिए समझा दिया। इसमें भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड बनता है। अब ये दोनों कंपाउंड जो हैं, सुन लीजिए भाई, इन दोनों कंपाउंड की अब हम रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड से, कंसंट्रेट HNO3 से। अब पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ये मेथड सेफ होता इन कंपेयर टू फर्स्ट मेथड जिसमें डायरेक्ट हम नाइट्रेशन करते। अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे वो थोड़ा TNP। इनके नाम क्या है भाई, अगर आपको नाम लिखने पड़ जाए, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो यहां दो फंक्शनल ग्रुप हैं, सभी बच्चे ध्यान दो, यहां दो फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं? एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ SO3H और एक OH। और इन जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो IUPAC नेम में आप सभी ने 11th में पढ़ा होगा, उनमें से एक को प्रिंसिपल माना जाता है, दूसरे को साइड चेन। तो प्रिंसिपल में ये आता है SO3, तो OH को साइड चेन, और साइड चेन में OH को हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो इसका नाम होता है ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बात मत करो बीच में, यहां ध्यान दे लो। अब समझ में आ गई रिएक्शन। अब देखो एक रिएक्शन जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल की वजह से लिखाना चाहता हूं। कभी कभी आपसे प्रैक्टिकल, जैसे आपका एनुअल एग्जाम का प्रैक्टिकल होगा, वाइवा में कोई आपसे पूछ लेता है फिनोप्थिलीन का फॉर्मूला क्या है। ये फिनोप्थिलीन का फॉर्मूला, फिनोप्थिलीन बनता है फिनोल से। तो ये फिनोप्थिलीन फिनोल से कैसे बनता है उस रिएक्शन को लिख लें। रिएक्शन कोर्स में नहीं है लेकिन फिनोप्थिलीन प्रैक्टिकल में है, तो इस वजह से हम फिनोप्थिलीन कैसे बनता है उसकी रिएक्शन नोट कर लिख चुके भाई। अब सुनो जरा, देखो ये कितनी रिएक्शन होगी, 7 8 रिएक्शन। और मैंने यहां इतना ध्यान रख लेना, एक्स्ट्रा लिख दिया तो याद नहीं करना है क्या? लिखिए जरा, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। सुन लो भाई, अगर हम फिनोल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से कराएं क्या होगा? सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड कहते किसे हैं समझो जरा। थैलिक एसिड होता है ये,
यहां देखो जरा एक मिनट पहले, थैलिक एसिड होता है बेंजीन के ऑर्थो पर 2 एसिड आना, इसको कहते हैं थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट होता है इसमें, पीएच मत बोलना, थैलिक एसिड नहीं, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड है। अब सुन लो जरा, अब इस थैलिक एसिड में से हम वाटर हटा दें। वाटर कैसे, यहां से OH और H हटा दें, एक OH और एक H हटा दें, तो ये बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। तो हम यहां इसको इनको हम यहां से हटा देते हैं, बचता क्या है, यहां एक ऑक्सीजन बीच में बच जाता है। अब इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनोल की 2 यूनिट से कराते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, सुन लीजिए भाई, कंसंट्रेट H2SO4। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, रिएक्शन का देखो, प्रोडक्ट समझो। यहां देखो एक मिनट सभी बच्चे, ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है, अब जरा देखो, ये थैलिक एनहाइड्राइड है और फिनोल में जो फिनोल, 2 फिनोल हम यहां दिखाते हैं। फिनोल में पैरा पोजीशन के H लेने हैं, OH के ठीक सामने के। बस आपको एक काम करना है, ये था थैलिक एनहाइड्राइड, यहां देखो थैलिक एनहाइड्राइड, और ये क्या है, फिनोल। तो थैलिक एनहाइड्राइड का ये ऑक्सीजन और फिनोल के ये 2 H वाटर की फॉर्म में यहां से निकलते हैं और ये दोनों यूनिट जुड़ जाते हैं। तो क्या करेंगे, सुन लीजिए भैया, यहां हम एक तो इस O को और इस 2 H को हटाएंगे, और क्या होगा, ये C जब यहां से और यहां से 2 H हटेंगे, ये C इन दोनों से जुड़ जाएगा, और इसको हम कहते हैं फिनोप्थेलिन। इसका नाम है फिनोप्थेलिन। ये फिनोप्थेलिन। तो ये फिनोप्थेलिन कैसे बना, यहां वाटर लॉस करके। ये ध्यान रखें। अब फिनोप्थेलिन का यूज क्या है, मैंने कहा ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, आपके कोर्स में नहीं है। ये जो फिनोप्थेलिन होता है, ये एज ए इंडिकेटर यूज होता है इन एसिड बेस टाइट्रेशन में। लिख लीजिए, phenolphthalein is used as an indicator in acid base titration। ये 11th में क्या है अपने, एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें फिनोप्थेलिन मिलाते थे। और ये क्या करता है, ये आपको याद रखना है, ACBP मतलब क्या है, AC का मतलब है एसिडिक मीडियम में कलरलेस, A फॉर एसिडिक, C फॉर कलरलेस। इन एसिडिक मीडियम इसका कोई कलर नहीं होता, ये क्या होता है, कलरलेस। और इन बेसिक मीडियम क्या होता है, ये पिंक। ठीक है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस है, और कुछ। A फॉर एसिडिक और C फॉर कलरलेस, एसिडिक मीडियम में कलरलेस। BP बेसिक मीडियम में पिंक। इसका कलर आपको ध्यान रखना। रिएक्शन एक्स्ट्रा थी, ये आपको ध्यान रखनी। अब एक और रिएक्शन है, वो हम पढ़ते तो एमीन्स में है, लेकिन मैं यही लिखा दूं क्योंकि वो एमीन्स में पढ़ते पढ़ते ऑर्गेनिक कितनी पढ़ लेते हो कि आप ध्यान नहीं देते वहां, तो उसे मैं यही याद कराना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, और वो है कपलिंग रिएक्शन। वो कोर्स में
नोट कर लो भाई नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं नोट्स अपने पूरे रखा करो। अब आपसे कोई फिनोप्थिलीन पूछे, बेंजीन रिंग बनाइए और उसके बराबर में CO एक तरफ O और एक C को दोनों दो फिनोल से जोड़ दीजिए, फिनोल की पैरा पोजिशन से। हो चुका भाई, एक रिएक्शन और करानी, फिनोल खत्म हो जाए, फिर अल्कोहल शुरू हो जाए। 9th रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, याद रखना। यानी कि कपलिंग का मतलब है दो मॉलिक्यूल का जुड़ना। अब कैसे जुड़ते हैं तो सुन लीजिए, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन लिखो साथ साथ, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC फिनोल से कराते हैं इन बेसिक मीडियम, क्या होता है? तो फिनोल के पैरा का हाइड्रोजन सिर्फ इतना है, बहुत आसान है, यहां से Cl और यहां से H हट जाता है, बनता क्या है? N डबल बॉन्ड N और यहां OH आ जाता है, बाई प्रोडक्ट H2O प्लस Cl नेगेटिव। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, जरा ध्यान से सुन लो, यहां NN में ट्रिपल बॉन्ड है और एक N पे पॉजिटिव है, यहां से Cl और यहां से H हटेगा, पैरा पोजीशन का H हटता है, H और Cl हट गया, H2O और Cl निगेटिव अलग हो गया। अब बचा क्या? ये बचती है ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर की डाई, जो कलर आते हैं स्पेशली क्लॉथ वगैरह के लिए, वो यही डाई होती है, ऑरेंज कलर की डाई, और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये बहुत आती है कंप्लीट द रिएक्शन में, और याद रखना पेपर में इतनी आसान करके नहीं लिखते जैसा सामने है, पेपर में ये ऐसे आएगी, ध्यान से सुन लो, अभी बता रहा हूं, C6H5N2Cl और C6H5OH रिएक्शन कराइए OH, पेपर में ऐसे आएगी, लिख के ऐसे आनी, कंप्लीट द रिएक्शन, बस वहां ये नहीं पहचान पाते। अगर ऐसे कोई बना दे ना तो बच्चों को याद आ जाएगी, हाँ कॉपी में ऐसा कहीं लिखा था कभी, तो ऐसे को लिख देते हैं और इसे सोचते हैं पता नहीं क्या था, पेपर में ऐसे आएगी, ध्यान से सुन लीजिए। कंप्लीट द रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एमीन्स चैप्टर की, ये एमीन्स चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, आएगी पेपर में ऐसे, हमें लिख के ऐसे आनी, ठीक है। इसका स्टेटमेंट लिख लो, कपलिंग रिएक्शन पे शॉर्ट नोट्स आ जाए तो क्या लिखेंगे, लिखिए जरा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लिख लो पहले स्टेटमेंट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड reacts with phenol, benzene diazonium chloride reacts with phenol to form para-hydroxy azobenzene, to form para-hydroxy azobenzene, एजो कहते हैं NN को और बेंजीन साथ में लगा है और पैरा पे OH, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आगे लिखे, दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। अब देखिए यहां फिनोल की टोटल रिएक्शन हो चुकी हैं, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करना है अल्कोहल के बाद, ये इसे नोट करो सभी बच्चे।